हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि जेके एसएसबी ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी हुई हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इसी मंथ यानी कि अगस्त के अंदर जो हैं एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उन्हीं में से जो है हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आते हैं, हेल्थ एजुकेटर और एक्सटेंशन एजुकेटर। ठीक है, बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका जूनियर ग्रेड नर्स हो, मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर या फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हो, या फिर बाकी और जो दूसरे एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो प्रोफेशनल हैं। ठीक है ना। लेकिन जो कुछ हमारे पास ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका सिलेबस आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर सब इंस्पेक्टर के साथ मैच करता है, और उनमें से हमारे पास जो है हेल्थ एजुकेटर और एक्सटेंशन एजुकेटर है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है आपके पास जनरल साइंस का सेक्शन था, जो जनरल साइंस का मतलब इसके अंदर मार्क्स थे वो 20 मार्क्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं बायोलॉजी के ऊपर जो है 30+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो को करने का मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम के अंदर जो है किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ आप लोगों की जितनी भी प्रिपरेशन है आई होप कि पूरी हो चुकी होगी, और आप लोग काफ़ी सारे मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट के बीच में मेन जो मतलब डिफरेंस रहता है वो यही रहता है कि मॉक टेस्ट के अंदर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर अपने मतलब खुद से बनाता है। इसके अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बेनिफिट ये रहेगा कि एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको वो फील आएगा पूरा कि हम लोग एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, उससे शायद आपका थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग मॉक टेस्ट भी देते रहिए, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी ज़रूर करके जाइए। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइए अगर आप लोग हेल्थ एजुकेटर और एक्सटेंशन एजुकेटर का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है गाइस, तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है पड़ी हुई हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इसके अलावा भी दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, या बाकी कोई और एग्ज़ाम है जिनके अंदर जो है बायोलॉजी का सेक्शन है, तो उसके ऊपर जो है मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर फॉलो करिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे डीएम करिए। ठीक है, तो साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और आई होप कि एक दो दिनों के अंदर हमारे जो हैं 20K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही प्यार देते रहो यार। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन जो मैंने उठाए हुए हैं, जितने भी मेरे को अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं, उसमें से जो है 30+ के आसपास जो है क्वेश्चन निकाले हैं मैंने बायोलॉजी के। और ये जो क्वेश्चन पेपर थे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल के, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ग्रेजुएट लेवल के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अब पूरा का पूरा आपको जो है इसमें समझ आने वाला है कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, और ट्राई करिए सबसे पहले इसको, हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर ही आप लोग सोल्यूशन इसका देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इंसेक्टिसाइड इज यूज्ड फॉर मलेरिया वेक्टर कंट्रोल एज पर WHO गाइडलाइंस। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मलेरिया का जो वेक्टर है, यानी कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन से लिक्विड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते ही हैं, NaCl होता है आपका कॉमन सॉल्ट। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है। उसके बाद आपका DDT, और थर्ड है आपके पास एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये तो आपका नहीं होता, उसके बाद ये भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें हमारे पास सी आता है, DDT जो है ये एक ऐसा लिक्विड इंसेक्टिसाइड है जिसको मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। जब हम लोग छोटे थे तो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे जो है हमारे घरों में मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आते थे, तो एक वाइट कलर की एक दवाई होती थी जिसकी एक अजीब सी स्मेल होती थी, तो उसको पूरे घर के अंदर जो है छिड़काव उसका किया जाता था, स्प्रे किया जाता था घर के आसपास जहाँ पे पानी वगैरह है। तो वो बेसिकली DDT होती थी। अब DDT जो होती है ये होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट करती है, तो इसलिए जो है आजकल इसके ऊपर बैन हो गया है। लेकिन पहले जो है WHO जो है इसको रिकमेंड करती थी। ठीक है, तो अब ये बायो एक्यूमुलेशन का जो मैंने आपको बताया, तो ये मैंने आपको टॉपिक जो है एक पढ़ाया हुआ है बायो मैग्नीफिकेशन का, आप उसके अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड होता है आपका CH3 COOH, तो वो एक सिंपल आपका एसिटिक एसिड जिसको आप फिटकरी वगैरह कहते हो, तो वो होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, DDT, डाई। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन।
ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेट अ वाटर बॉडी डिग्रेडिंग द वाटर क्वालिटी एंड रेंडरिंग इट टॉक्सिक टू ह्यूमन और द इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो यार एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि JKSSB के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम में क्या होता है, एक लंबी चौड़ी जो है बकवास सी स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, और लास्ट में उसका एक सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछा होता है, और ऊपर जो है बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए उसने जो है एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी होती है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। सीधा सा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ऊपर बकवास लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो आप देखो इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं होती। तो सबसे पहले आपको बताया हेपेटाइटिस ई, जो आपकी एक लीवर की बीमारी है, और ये होती है बेसिकली तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये नहीं है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है चिकन पॉक्स। अब देखो चिकन पॉक्स जो होती है ना, ये भी आपका एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि हवा के अंदर जो है जो इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे आपका एक तरीके से मान लो ना, जैसे आपका कोरोना वायरस फैलता उसी टाइप से जो है आपका मतलब ये चिकन पॉक्स थ्रू कंटेमिनेशन, कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ किसी के पास जाके कोई इन्फेक्टेड बंदा सांस ले, उससे भी जो है ये हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ये पानी की वजह से नहीं होता, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास फिलेरियासिस। तो फिलेरियासिस भी आप लोग जानते हैं, जिसको एलिफेंटियासिस वगैरह भी हम लोग कहते हैं। तो ये भी जो है कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। उसके बाद है अमीबियासिस। तो ये भी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, चिकन पॉक्स, ठीक है गाइस। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मूव थ्रू टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन्स, इन दिस रिगार्ड द प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स इज नोन एज। तो यार ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे पता है, आप मतलब बिल्कुल आंख बंद करके भी दे सकते हो। इसके अंदर जो है यहाँ पे वाटर का मूवमेंट पूछा हुआ है, और किसमें मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स या फिर टिश्यूज के अंदर। तो वो आपको पता ही है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है हमारे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है। ट्रांसफ्यूजन आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करते हैं हम लोग, एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर जो है मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किया जाता है, जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को थ्रू पाइप्स जो है ब्लड चढ़ाते हैं, तो वो एक तरीके का ट्रांसफ्यूजन हो गया। उसके बाद डिफ्यूजन होता है, आपको बताइए, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस है, जब वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है, यानी कि बिना मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऐसे ही मूव कर जाएगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ जाती है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा क्या करता है, वाटर वगैरह मूव करता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये काफ़ी बार आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द वाइट सेल्स ऑफ द WBC आर फॉर्म्ड। अब WBC जो होते हैं आप लोग जानते हो, सोल्जर्स ऑफ और बॉडी, इनको बोला जाता है। तो अब ये जो है कहाँ बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, बाइल डक्ट, अब आपको पता है लीवर के अंदर होती है ये, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो है अनडाइजेस्टेड फूड का स्टोरेज वगैरह होता है, यहाँ वो मूव करता है, और बोन मैरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, WBC की फॉर्मेशन जो होती है हमारी बोन मैरो के अंदर होती है। जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्लड के जो सेल्स होते हैं ना, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, RBCs वगैरह होते हैं, तो वो मेनली हमारे बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। और पेनक्रियाज वगैरह तो आपको याद होगा, पेनक्रियाज यानी कि इंसुलिन, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनएरोबिक डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोगैस इन द एब्सेंस ऑफ। अब देखो यहाँ पे एनएरोबिक डाइजेशन के बारे में पूछा है। एनएरोबिक हमारे पास जो है दो टाइप की आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, एक पढ़ी थी एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक कंडीशन के अंदर अब डाइजेशन हो या फिर रेस्पिरेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन की बात कर रहा है। एनएरोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है इसने बोला है कि बायोगैस की जो है प्रोडक्शन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, अब एनएरोबिक लिखा हुआ तो यानी कि ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब कोई चीज़ होगी तो उसको हम लोग एनएरोबिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये थोड़ा आपको टेक्निकल भी लग सकता है। तो इसको देखो, यहाँ पे पूछा हुआ है, इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, ठीक है। इथेनॉल होता है हमारे पास C2H5OH या फिर CH3CH2OH, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इथेनॉल यानी कि दारू यार, सीधा अगर मैं आपको बात बताऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इथेनॉल इज इनकरेक्ट। इथेनॉल के
रिगार्ड में कौन सी बातें जो हैं यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले इथेनॉल क्या होता है, बायोफ्यूल होता है। अब इसको जो है हमारे गैसोलीन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर डाला जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है इथेनॉल कंटेन्स 35% ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इथेनॉल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कितनी जो है मात्रा होती है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है हमारी 34.75% के आसपास। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा हुआ है इथेनॉल इज़ ए रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स। तो बिल्कुल इथेनॉल जो है हमारा वो बीट रूट्स हो गए, ग्रेप्स वगैरह हो गई, या और भी दूसरे प्लांट्स होते हैं जिनसे जो है इथेनॉल की प्रोडक्शन की जा सकती है। अब मैंने आपको बता दी ना, वाइन आपकी दारू अल्कोहल जो है वो इथेनॉल ही होता है। तो उसको जो है अलग अलग फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ से बनाया जाता है। तो ये भी हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ब्लेंडिंग इथेनॉल इन गैसोलीन। अब गैसोलीन आपके पता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर अगर हम ब्लेंड करते हैं यानी कि एक तरीके से मिक्स करते हैं तो ड्रामेटिकली इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड टेल पाइप एमिशंस। तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी मतलब जो बीच में इमिशन होगी वो ड्रामेटिकली चेंज करेगी। अब देखो इथेनॉल को जो है हम लोग क्यों मिक्स करते हैं गैसोलीन के अंदर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो, ना कि बढ़े। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पे हमारे पास सी वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि इथेनॉल को इसीलिए गैसोलीन के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है यानी कि उसकी इमिशन जो है वो कम हो। ठीक है ना, क्योंकि एक बायोफ्यूल है और बायोफ्यूल जो है आपको पता ही है कि पॉल्यूशन कम करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो लास्ट वाला भी देख लो, इथेनॉल आल्सो रिड्यूसेस सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर फॉर्मेशन बाय डिल्यूटिंग एरोमेटिक कंटेंट इन द गैसोलीन। तो ये भी क्या करता है, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, ये भी मैंने आपको ईवीएस के अंदर पढ़ाया हुआ है तो आपको पता होगा। तो उसको जो है क्या करता है, रिड्यूस। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था हमारा यहाँ पे, सी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे हमारे पास है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स आर नोन एज। अब हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं और उसके अंदर जो है लास्ट में जाके यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से। ठीक है ना, तो उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब एयर सैक्स जो होते हैं छोटे छोटे जिनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कैरेटोमेलिशिया इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखो कैरेटोमेलिशिया बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। जीरोथैल्मिया हो गया, कैरेटोमेलिशिया हो गया, या फिर आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। तो ये हमारी डिजीज़ रिलेटेड है आइज़ के साथ, और ये जो होती है बेसिकली किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल भी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से जो है आपने कोई एक स्टेटमेंट बतानी है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स salts from the roots to the leaves is known as ascent of sap। ठीक है, तो असेंट ऑफ सैप किसको बोला जाता है, कि जब ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का या फिर डिजोल्व मिनरल्स का फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी कि जड़ों से पत्तों तक जब हमारे पास मिनरल्स या फिर वाटर वगैरह जाता है तो उसको असेंट ऑफ सैप बोला जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, असेंट ऑफ सैप ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। अब इस चीज़ को देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है। मैंने आपको दो टिश्यूज़ पढ़ाए थे, एक था जाइलम टिश्यू और दूसरा था फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और दूसरा जो फ्लोएम होता है वो किसकी किसकी करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाटर एंड मिनरल्स। तो आई होप कि आपको आंसर यहाँ पे दिख गया होगा कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी वाली जो है वो इनकरेक्ट है। कैसे, क्योंकि फ्लोएम के लिए इन्होंने लिखा है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये बिल्कुल गलत है। फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो बाकी वाले भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लो, ये भी सही है इसके। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट बी वाली है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन। अब देखो ये जो है हमारा रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, पायरोविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यार ये भी आपको पता ही है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो होती है वो होती है हमारे पास एटीपी। ठीक है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज नोन एज एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो डिजीज कॉज करती है, कॉलेरा, टाइफाइड या जॉन्डिस। तो अब देखो यार, आपके पास पता ही है आपको, कॉलेरा हैजा जिसको आप लोग बोलते हो, टाइफाइड भी आप लोगों को पता है जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार रहता है आदमी को। तो ये जो डिजीज़ होती है या फिर जॉन्डिस जो है, ये सारी की सारी डिजीज़ होती है आपका कंटेमिनेटेड या फिर आपका गंदा पानी जो है, अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से होती है, ना कि एयर पोल्यूशन या हीट। अब ये दोनों पे हीट लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं क्या था, लेकिन यहाँ पे हीट लिखा हुआ है तो हीट से नहीं होती। उसके बाद जो है वाटर पोल्यूशन जो है उससे होती है, गंदा पानी पीने से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिटल लीफ इज कास्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन है। एक प्लांट्स के अंदर लिटल लीफ डिजीज़ होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास लिटल लीफ डिजीज़ जो है वो दो कारणों से होती है, मैं आपको बता दूं। एक होता है हमारे पास फंगस होता है, ठीक है, फंगस की वजह से होती है जिसका नाम होता है फाइटोप्थोरा, ठीक है, फाइटोप्थोरा होता है। उसके बाद दूसरा जो है एक मिनरल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक। अगर उसकी भी मात्रा कम हो जाए, यानी कि लीफ के अंदर जो है डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से भी लिटल लीफ यानी कि पत्ते जो हैं छोटे छोटे और मुरझाए मुरझाए जैसे रहते हैं इसमें, तो उसकी वजह से जो है ये हो जाती है। किसकी वजह से, लिटल लीफ डिजीज़ जो है जिंक की वजह से, या फिर एक फंगस होता है फाइटोप्थोरा। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है आपको किस टाइप से पूछा गया। अगर मिनरल्स के ऊपर पूछा गया तो जिंक को लगा के आइए, अगर वहाँ पे फंगस के नाम लिखे हुए हैं अलग अलग तो फाइटोप्थोरा का नाम लगा के आइए, ठीक है। उसके बाद देखो, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अक्कर्स इन एब्सेंस ऑफ। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर किसकी वजह से होती है, तो वो आपको पता है यार, विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए, ठीक है ना। तो अगर डी की जो है कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं बनेंगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया, बी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपीरेशन अक्कर। तो यार ये भी आपके लिए बना बनाया कड़ा है, ठीक है ना, कड़ा डोगरी में हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ट्रांसपीरेशन कहाँ होती है भाई, ये आप लोग बता दो, विच पार्ट ऑफ प्लांट डज ट्रांसपीरेशन अक्कर। तो ट्रांसपीरेशन के लिए आपको पता ही है, लीव्स के अंदर होती है, लेकिन लीव्स यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है तो इसका मतलब स्टोमेटा के अंदर होती है, ठीक है ना, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा एक जो छोटा सा पोर रहता है मार्जिन के ऊपर, मार्जिन ऑफ द लीव्स के ऊपर, यहाँ से जो है हमारी ट्रांसपीरेशन यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है हमारे प्लांट के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो है बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखो, डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, और बेरी क्या होती है, विटामिन B1। तो यानी कि ये सारी की सारी डिजीज़ जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे, विटामिन ए है। नेक्स्ट देखो, द लाइफ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन सी प्रोसेस कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी बोले तो जैसे हमारे पास फूड है, फूड के अंदर जो है हमारी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। अब उस खाने को जब हम लोग खाएंगे तो उसके बाद जो है बाद में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा ये होता है, तो वो होता है आपकी रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में आपको पता ही है खाने की डाइजेशन होती है एक तरीके से, ठीक है ना। खाना पहले डाइजेस्ट होगा, फिर उसकी कंप्लीट रेस्पिरेशन होगी, तो बीच में से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी और प्लस हीट निकलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन सी। अब विटामिन सी का यहाँ पे केमिकल नेम पूछा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड नहीं होता, एस्कॉर्बिक एसिड यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। एडिपिक एसिड भी नहीं है और सैक्रिक एसिड भी नहीं है, ये अलग हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी होता है आपका। उसके बाद देखो, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रोकस सेटिवस। क्रोकस सेटिवस जो है वो किसका है, तो ये एक बॉटनी के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है बोटेनिकल नेम के ऊपर। तो क्रोकस सेटिवस जो होता है ना आपका, ये होता है सैफरॉन का, ठीक है। सैफरॉन जो है कश्मीर के अंदर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा पता ही आपको पैदावार की जाती है, तो ये उसका साइंटिफिक नेम है किसका, सैफरॉन का, क्रोकस सेटिवस। तो नेक्स्ट देखो, ब्लीडिंग गम्स एंड डिलेड हीलिंग ऑफ बाउंड्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन्स। ब्लीडिंग गम्स यानी कि मूसूड़ों के अंदर से जब जो है खून वगैरह निकलता है, या डिलेड हीलिंग जो होती है, अगर आपके ऊपर बूंड्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना, आपको कहीं कोई कट वगैरह लग जाता है तो वो डिलेड हो जाता है, ठीक है ना, वो हील नहीं करता जल्दी, किसकी वजह से, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से। उसके बाद देखो, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स।
अब ये क्वेश्चन भी जो है बड़ा अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे गैस की है या कोई और बीमारी है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है अलग अलग बीमारियां भी रहती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा रहता है। तो कौन सी ब्रांच है मेडिसिन की, दवाइयों की कौन सी ब्रांच जो इसको स्टडी करती है? तो इलेक्ट्रोलॉजी ये फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट के साथ रिलेटेड होती है। उसके बाद जो हमारे पास मेन आती है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जो मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डिसऑर्डर के साथ डील करती है, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो, वाइटामिन आर सब्सटेंसेस दैट इन आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये भी यार पता नहीं कैसी है, एक पूछी हुई है स्टेटमेंट, लेकिन सीधा सा पूछा हुआ कि कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो ये पीछे मैंने आपको बताया, केराटोमेल्शिया हो गया आपका, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, या फिर आपका कौन सा था एक और, तीन डिसऑर्डर बताएं, जीरोथैल्मिया, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। नेक्स्ट देखो, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली होगी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग एग्जाम्स में विटामिन्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो प्लीज़ विटामिन्स को जो है एक तरीके से पूरा समझ के जाइए, पूरा क्रैम करके जाइए, रट के जाइए, जैसे भी जाना, लेकिन विटामिन्स जो है डेफिनेटली पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो, द वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल्स टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एड्स एंड HIV। इट इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन। अब डेट पूछा हुआ है कि एड्स डे जो है वो कब होता है, तो 1 दिसंबर जो होता है आपका एड्स डे मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद देखो, वेक्टर बॉर्न डिजीज अकाउंट फॉर मोर देन 17% ऑफ ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेज causing more than 7 lakh deaths annually. Which of the following disease is not a vector borne? तो सीधा पूछा हुआ है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है इनमें से कौन सी नहीं है। अब डेंगू पता है आपको मच्छर से होता है, चिकनगुनिया किससे होता है, मच्छर से होता है, फिलेरियासिस किससे होता है, ये भी एक हमारे पास मच्छर से ही होता है। और इसका जो आपका रहता है कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है वॉचेरिया वॉन क्रॉफ्टी, ठीक है ना। तो अब मच्छर ही इसको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि इसका वेक्टर जो है वो मच्छर ही होता है। अब कॉलेरा जो होता है वो हैजा, ठीक है ना। अब ये जो है आपका पता ही है आपको कि आपका कंटेमिनेटेड फूड वगैरह या वाटर वगैरह जो है उसके खाने से या पीने से होता है। तो ये जो है हमारे पास कॉलेरा, जहाँ पे क्या है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, बाकी 3 की 3 हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमंस देयर आर 13 vitamins विच आर एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिलेड हीलिंग। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विटामिन सी, आंख बंद करके लगाओ, ठीक है। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द वर्सटाइल ऑर्गन फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन बिलो। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। वो सबसे पहले देखो, आपको पता है ये स्किन होता है, ठीक है। उसके बाद है, इट इज़ ए सेंसर पैक्ड विद नर्व्स फॉर कीपिंग द ब्रेन इन टच विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली स्किन के अंदर जो है बहुत सारी नर्व्स होती हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो हमें आउटसाइड द वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। हवा गर्म है, ठंडी है, टेम्परेचर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती है। उसके बाद इट मैन्युफैक्चर्स विटामिन डी फॉर कन्वर्टिंग कैल्शियम इनटू हेल्दी बोन्स। तो ये भी कौन काम करता है, स्किन के अंदर ही जो है प्रिकर्सर कंपाउंड्स होते हैं विटामिन डी के, जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो किसमें कन्वर्ट जाते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है फॉर हेल्दी बोन्स, ठीक है। इट इज़ द बॉडीज लार्जेस्ट वेस्ट रिमूवल सिस्टम। तो ये भी है, बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारा स्वेट जो है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो बॉडी के अंदर एक्सेस सॉल्ट होते हैं वो स्किन के थ्रू बाहर आते हैं, बहुत सारा वैक्स वगैरह होता है वो बाहर निकलता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, स्किन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स लेस वाटर। अब इनमें से कौन सा पार्ट है जिसके अंदर लेस वाटर होता है? लंग्स, बहुत सारा पानी होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारा पानी होता है, बोन्स के अंदर होता है, नहीं होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। किडनीज के अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर सबसे कम पानी होता है? बोन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिबोफ्लेविन इज अनदर नेम ऑफ। अब कौन से विटामिन का जो है नाम होता है रिबोफ्लेविन? तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं विटामिन के जो केमिकल नेम होते हैं उनको एक बार ज़रूर अच्छे से देखे जाइए, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक देख के जाइए। विटामिन का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये होता है हमारे पास विटामिन B2, किसका होता है? विटामिन B2 होता है रिबोफ्लेविन का। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो ये भी हमने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा हुआ है यार, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट कौन सा होता है? ये तो आपका कौन सा है पता ही है आपको, कौन सा है बता दो, खुद ही बता दो, कमेंट करके बता दो मुझे कौन सा है। ये होता है हमारा इंसेक्टिवोरस। कैक्टस क्या होता है? जीरोफिटिक प्लांट होता है, जो मतलब कम पानी के अंदर या फिर जो इनफर्टाइल लैंड होती है उसके अंदर ग्रो करता है। कस्कूटा
यही होता है हमारा पैरासिटिक, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और वहीं से जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है। ड्रोसेरा वगैरह भी ये हमारा इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, बॉटनी किसकी स्टडी होती है भाई? प्लांट्स की ही स्टडी होती है, ठीक है। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन को जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल में लाते हैं? तो भाई डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए लाते हैं। अगर ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है इंसुलिन? उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है, कम करता है उसको, यानी कि नॉर्मल लाता है। अगर बहुत कम हो जाए तो हमारा जो है सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंसुलिन जो है किसके लिए ट्रीटमेंट करता है? डायबिटीज़ के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, कैंसर के लिए नहीं करता, डायबिटीज के लिए नहीं करता। तो ये थे हमारे पास आज के टोटल क्वेश्चंस जो हैं। अभी एक दो बच गया शायद। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? आपका जो बीपी होता है, डॉक्टर के पास जाते तो बीपी जो है चेक करता है डॉक्टर, किसके द्वारा? स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो चेक करता है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है भाई? लंग्स करते हैं, ठीक है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स। और अरे अरे भाई मैं भी खुद गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी रात को जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा भी दिमाग चलना बंद हो गया है। तो ऑक्सीजन जो है भाई कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है भाई। उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है, +2 फॉर्म में रहता है, +2 में +3 में, मुझे कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। तो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे आज के 33 यानी कि 30+ जो मैंने आपको बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो एक बार अच्छे से जो है इसको देख लीजिए कि इससे जो है आपको पता चलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने कोई एक एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है, आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, ठीक है ना। जितने भी ग्रेजुएट लेवल के होंगे वो भरे होंगे आपने, या फिर अगर 12th लेवल का दे रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी होंगे वो भी भरे होंगे। तो सभी के अंदर सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जो है इन वीडियोस को देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, मॉक टेस्ट कहीं से भी दे रहे हैं वो भी दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाई करिए, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए ईवीएस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिजिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो इसलिए यार प्यार देते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और 33 में से जो है आपको कितने क्वेश्चन जो हैं खुद से आप लोगों ने किए, यानी कि कितने टोटल मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 33।